बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात होगी मियां नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी के हवाले से। लगता है इस वक्त पाकिस्तान में एक नुकाती एजेंडा सामने आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान तशरीफ लेकर आएंगे या नहीं। लेकिन आज बड़ी यकीन दहानी, बड़ी गारंटीज के साथ मियां शहबाज शरीफ साहब का यह कहना था कि इंशाअल्लाह ताला वो जरूर 21 को पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। लेकिन साथ एक सवाल जब उनसे हुआ कि आज ही उनकी मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई गई हैं कोर्ट में, जिसमें कहा गया है कि वो शुगर के पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, उनकी एंजियोप्लास्टी भी होनी है और उनका रूटीन का फॉलो चेकअप भी होता रहता है और साथ साथ उनको अद्वियात भी इस सिलसिले में दी जाती हैं और तमाम तरह उनका इलाज इस वक्त लंदन में हो रहा है। जब उनसे ये सवाल किया गया कि उनकी ये रिपोर्ट सामने आई है तो फिर भी उनका ये कहना था कि डॉक्टर्स जो कहेंगे, लेकिन फिर भी वो शायद 21 तारीख को पाकिस्तान आएंगे। देखते हैं कि वाकई ही उनकी पाकिस्तान आमद है वो इस वक्त यकीनी है या कोई इसमें हर्डल भी आ सकती है, क्योंकि हमने देखा उनका जो मज़ाहमती बयानिया था उसके बाद पार्टी खासी डिफेंसिव लाइन पे गई है और उस तरह से मज़ामत नहीं की जा रही जिस तरह पहले नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का एहतसाब होना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि क्या नून लीग कौन सा बयानिया इलेक्शन में लेकर जाएगी। वोट को इज्जत दो के हवाले से शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नारा नहीं था, वो नारा ये था कि वोटर को एहतराम और इज्जत दी जानी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए। बहरहाल देखते हैं कि नून लीग अगले आने वाले इलेक्शन में कौन से बयानिए के साथ मैदान में उतरेगी और क्या वाकई ही ये बयानिया मार्केट में बिकेगा या नहीं। दूसरी जानिब बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी भी मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और जिस तरह हमने देखा ड्रामाई अंदाज में उस्मान डार साहब एक टीवी टॉक शो में नमूदार हुए और बताया गया कि बिल्कुल हशाश बशाश हैं, ठीक है, और वो अपनी मर्जी से इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद का नहीं किसी को पता कि वो कहाँ गए और कहाँ से बरामद भी हो गए थे, क्योंकि उससे पहले एक खबर चली थी कि सिंध गवर्नमेंट की जो पुलिस है उसकी वो तहवील में है। इस तरह के इंटरव्यूज बाकी चैनल्स पे भी देखा जा रहा है कि कुछ आने वाले दिनों में सामने आएंगे। इस पर भी हम मजीद बात करेंगे और कुछ जिक्र होगा अदालती मामलात का भी। अपने मौजूद मेहमानों को वेलकम कहते हैं। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब गौहर खान साहब, तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, खलील ताहिर सिंधु साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, इम्तियाज़ गुल साहब भी हमारे साथ होंगे। बैरिस्टर गौहर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये जो उस्मान डार साहब कल तशरीफ़ लाए टीवी शो में और कहा गया कि वो अपने आप को लाताल्लुक़ करें पीटीआई से, आपको लग रहा था कोई सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है? क्योंकि 9 सितंबर तक तो वो अपनी वालिहाना मोहब्बत का अकीदत का इजहार करते रहे ट्विटर पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन उनके साथ। अचानक ऐसा क्या हुआ होगा, आप कुछ बता सकते हैं इस हवाले से? मैं तो इतना ही बताऊंगा कि ये बर्बरियत का नतीजा है। जिस तरीके से एक गैर आईनी और गैर कानूनी की तरह कामों की तरफ तो ध्यान दिया गया है और जिस तरीके से लोगों को घरों से उठाया जा रहा है, इसमें कोई औरत, मर्द और बच्चे की तमीज़ नहीं है। आपने देखा है कि लोगों को कितनी मरतबा एक ही जुर्म में बार बार पकड़ा जाता है। पहले ये तरीक़ेकार था कि उनको पकड़ो, अदालतों में पेश करो और बार बार उनसे बेले करवाओ। फिर वो चेंज करके एक और ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया कि लोगों को घरों से उठाओ, उसको रखो और फिर उनको कहो जी खुद वो चल के आए। पहले जब वो आते थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, शायद उनको अच्छा नहीं लगा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई पब्लिक डिस्प्लेजर आ रही है, जिसकी वजह से उन्होंने एक नया ट्रेंड शुरू करवाना कि उसको निजी टीवी चैनल के सामने लेके जाएं और निजी चैनल के सामने उनको वो जो पट्टी पढ़वानी है वो पढ़वा कर कि आप उनसे वो स्टेटमेंट ले लें। ये बिल्कुल गैर आईनी और गैर कानूनी है। जिन लोगों को आप घर से अगवा करते हैं उनकी स्टेटमेंट तो कोई वक्त नहीं, पर मैं ये समझता हूँ कि इवन अदरवाइज भी इसकी शदीद मजम्मत करनी चाहिए और हम शदीद मजम्मत करते हैं। जिन लोगों को उठाया जा रहा है उनके 30 और 40 साल के पॉलिटिकल करियर हो, वो कहते हैं आ जाते हैं जी मैं सियासत से दस्तबरदार हो रहा हूँ। बिल्कुल, आपकी कल चेयरमैन पीटीआई से शायद मुलाकात भी हुई है, आप लोगों ने उनको ये इन्फॉर्म किया कि उस्मान डार पार्टी छोड़ चुके हैं और वो आपके खिलाफ वादा माफ गवाह भी बन सकते हैं, उनका क्या रिएक्शन था इस हवाले से? देखिए, वादा माफ गवाह की कोई बात नहीं हुई। मेरी जाती मुलाकात नहीं हुई। दो हम गए हुए थे, 4 वकीलों की इजाजत मिली थी, हामिद खान साहब भी मिले थे, लेकिन उनके नोटिस में ये लाया गया है। देखिए, कोई बंदा वादा माफ गवाह नहीं बनता। जो लोग वो उठाते हैं, हमारे वर्कर हैं, हमारे साथ उनके दिलो जान है और खान साहब के साथ वो बड़े लगे रहे, लेकिन उनको आप घरों से उठाएं, उनको बच्चों को उठाएं, उनकी वालदा पे ज़द को करें, उनके भाइयों के साथ करें, उनको बिजनेस उसको डैमेज करें, उनको उसके घर को लॉक कर दे, फिर उसको 1 महीने के पास अपने पास रख ले। फिर उनकी ये पूछना चाहिए कि किसने उठाया था, कहाँ रखा था, किस हालत में रखा था, किस जुर्म में रखा है।
फिर आप उसको ला करके इनकी स्टेटमेंट दे लेते और पॉलिटिकली इस तरीके से मैं समझता हूँ मुल्क और कौम की हम खिदमत नहीं करें, हम बहुत एक गैर आईनी काम कर रहे हैं और वक्त आने पे वो लोग जो ये काम करते हैं उनको सजा मिलेगी। ठीक, सिंधु साहब आपने भी सारी गुफ्तगू सुनी, आप इस चीज से अग्री करते हैं कि क्या सियासतदानों को ऐसे उठाना चाहिए? और फिर जब पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, अब टीवी टॉक शोज में, और कल सदाकत अब्बासी साहब के हवाले से भी ऐसा हमने सुना कि एक टीवी चैनल पे उनका भी इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया लेकिन टीवी मैनेजमेंट ने इनकार कर दिया एयर करने से। तो ये हो क्या रहा है अमलन इस वक्त पाकिस्तान में, और क्या ये ठीक तरीका है? ऐसा ही होना चाहिए सब सियासतदानों के साथ? देखिए आसमा, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है बैरिस्टर गौहर साहब, और मेरा चूंकि दोनों का प्रोफेशन हमारा एक है, मैं भी 96 से एडवोकेट हूँ, सुप्रीम कोर्ट भी इनके साथ बहुत दफा पेश होते हैं। इनको बताना तो चाहिए कम से कम, बेशक ये अपने आप को बहादुर समझ दिया और हारे हुए लश्कर में है, बेशक बताएं तो सही किसने उठाया। बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने, किन्होंने किसी का नाम ले, ये सुप्रीम कोर्ट का लायर है, मैं भी जाए हाई को सुप्रीम कोर्ट जाए, आप वहां जाके तो पटिशन करेंगे ये फलां बंदे ने फलां को उठाया था, फलां ने ऐसे किया था। कौन सा बंदा है जो 9 मई के वाकयात को सपोर्ट कर सकता है? आज तक कभी इस तरीके से प्रोपोगंडे के साथ, और जब उनकी सारी आजम वादा बना है, ये उस्मान बना है, इससे पहले ये बड़ा वैसे तो पुराना सिलसिला चलता आ रहा है। अभी तो मैं आपको पिछन कोई कर रहा हूँ, इनका प्रेसिडेंट इनका जो पाकिस्तान का, वो इनके खिलाफ वादा बन जाएगा जिस लेवल पे ये पहुंच गए हैं। तो ये बुकला मेरे लिए तो बहुत काबिल एहतराम है गौहर साहब, ये हर जगह पे उनके लिए पेश होते हैं और सारा जो भी हुआ, जबकि लेकिन सिद्धू साहब आप ये नहीं समझते, आप पूछ रहे, आप सवाल कर रहे हैं किसने उठाया। आप भी जानते हैं, गौहर साहब भी जानते हैं, आप शायद नाम नहीं ले सकते, लेकिन इस तरह के वाकयात के बाद जब एक बंदा गायब हो जाए, मिसिंग पर्सन्स में आ जाए और अचानक ही वो टीवी पे आ जाए, तो आप इस चीज को अचंभे की बात नहीं समझते? और 1 महीने पहले तक वो कह रहा है कि मेरी पार्टी के साथ बड़ी अकीदत है, मैं उनके साथ जान भी दे सकता हूँ, और अचानक वो कह रहा है जी मेरे रास्ते ही जुदा हो गए, मैं तो सियासत ही छोड़ने जा रहा हूँ। क्या मैं इस प्रैक्टिस की बात करें, ये प्रैक्टिस ठीक है क्या? देखिए आसमा, देखिए चलो ठीक है, बैरिस्टर साहब नहीं गए, इनकी पार्टी की तरफ से कोई नहीं गया। अब जो अपना डार साहब है, उनकी जो वाइफ है हमारी बहनों की तरह है, बच्चे हैं उनकी वालदा अब जो कह रही कि मैं इस तरह करूंगी, उनके दूसरे लोग हैं, उनमें से कोई चला जाता है, जाके बताया तो सही, किसी को तो शुरू करना पड़ेगा यहाँ पे। ये तो कोई तरीका करना होगा कि हमेशा जब भी हुआ और फिर कह दे कि उन्होंने किया। नो, नॉट एट ऑल बैरिस्टर साहब, अभी यू हैव टू टेक स्टेप। अगर आप लेंगे, और अभी मैं एक ओपन मैं इसका एक जवाब बगैर किसी हट के मेरा फैब्रिक डिफरेंट है, जरूर जवाब दूंगा, आपको नाम भी बता काम पे इकट्ठे हो जाना चाहिए असल काज के लिए। जी गौहर साहब सर, देखिए हमने एक दरखास्त भी दी है, सुप्रीम कोर्ट में भी दरखास्त पेंडेंगे, कमीशन के लिए, और हाई कोर्टों में भी पेंडेंगे। यस, अगर हमें वो फोरम प्रोवाइड हुआ तो हम सबके नाम ले लेंगे। क्या उनके बच्चों को नहीं पता किसने उठाया है और कौन लोग है? ये आप सिर्फ देखिए, सिंधु साहब से मैं सिर्फ बेहद एहतराम इतना गुजारिश करता हूँ कि हाई कोर्ट में क्या आजम खान की फैमिली की वीडियो नहीं लाई गई? क्या वो प्ले नहीं किया गया? हाई कोर्ट के सामने वो नहीं था? क्या इनके घरों के सामने नहीं था? अली अमान साहब के भाई को जब उठाया गया तो उसकी सीसीटीवी फुटेज नहीं आई? क्या हमारे हर वर्कर के घर की सीसीटीवी फुटेज नहीं आई? वो प्लेन क्लॉथ्स में कौन लोग होते जो आकर के बंदों को उठाते? जो भी उठाता है, ये क्वेश्चन नहीं है किसने उठाया। क्वेश्चन जो बात हो रही, क्या कोई बंदा 40 साल प्रैक्टिस करके, 40 साल तगो दव लगा के पॉलिटिकल करियर कोई साल में नहीं बनती? अगर 30 साल 40 साल करे, क्या ये मुमकिन है वो टीवी कैमरे के सामने आ जाए कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं और मैं स्टेटमेंट देता हूं, मेरा 9 मई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और बाकी जुर्म इसने किया हुआ और मैं दस्तबरदार हो जाता हूं, और फिर वाश आउट हो जाते हैं वो लोग? तो ये प्रैक्टिस खत्म होना चाहिए। बिल्कुल, आप कह रहे हैं ये प्रैक्टिस खत्म होनी चाहिए, बिगाड़ना बंद होना चाहिए। बिल्कुल। इम्तियाज गुल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, आप हमारे साथ मौजूद होंगे। सर आपको वेलकम कहते हैं डिस्कशन में। कुछ थोड़ा बहुत आपने अभी तक जो सुना होगा, उस्मान डार की हम बात कर रहे हैं कि जो एक इंटरव्यू चल निकला, और कल एक और सदाकत अब्बासी साहब की भी बात कर रहे हैं, जिक्र हो रहा है, सुना है शेख रशीद साहब भी आएंगे, फरूख हबीब साहब भी, अब टीवी इंटरव्यूज होंगे। तो हम इस प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, क्या ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट करने का सिलसिला है ये ऐसे ही जारी रहेगा? अब क्या देखिए, जब रियासत एक फैसला कर ले कि उन्होंने खास सोच को नहीं छोड़ना और उस सोच के मानने वालों का उनको न्यूट्रलाइज करना है, तो उसमें तो फिर ऐसे ही होगा, क्योंकि जब अगर अदालत की भी बात नहीं सुनी जाती, जज भी चीख चिल्ला रहे हैं, बेबसी का इजहार कर रहे हैं, तो उसमें फिर बहुत कम ऑप्शन रह जाती है। अब ये वो कोई ज़माना नहीं है, ये कोई नेल्सन मंडेला का 1970-80 का ज़माना नहीं है जब लोग जेलों में तो तरजीह देते थे कि ठीक है जी हम जेल चले जाते हैं, उन्हें कुछ उम्मीद होती थी। अब मौजूदा हालात में तो एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जो हालात के तहत, और उसमें माशाल्लाह हमारी सियासी जमातों का भी हाथ है कि
पीटीआई को फौज के खिलाफ खड़ा कर दिया गया, यानी फौज और इस पीटीआई जो साबका हुक्मरान जमात है उसको आमने सामने कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो कि पाकिस्तान के मफाद के लिए, पाकिस्तान के आवाम के लिए, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लिए बहसीत मजमूई ठीक नहीं है। और मुझे नहीं मालूम कि ये इनके एडवाइज़र कौन है, कौन इस तरह की इनके मशवरे दे रहा है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लें, इंटरव्यू करवा लें, तो ठीक है, इस तरीके से पार्टी का कला कमा तो इंतजामी तरीकों से हो रहा है, लेकिन क्या जो लोगों के दिल में या जहन में पीटीआई के लिए जगह है या इमरान खान के लिए, उसको इस किस्म के इकदाम से ख़त्म किया जा सके, बड़ा मुश्किल है। और आजकल तो बच्चे भी इस पे हंसते हैं, उसका एक लिहाज से मजाक बन गया हुआ है कि आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू, जिस अंदाज में उस्मान डार का इंटरव्यू हुआ, वो ऐसे लग रहा था कि जैसे उसने कोई बहुत बड़ी फतह की है कामरान शाहिद ने, और साथ ही अपने एक साथी को बुला रहे हैं तालियां बजा के, देखें आपके जबरदस्त मेहमान से आपकी हम तारुफ करवा रहे हैं, मुलाकात कर, हालांकि ये उसमें नहीं, उससे पहला सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए था कि आप थे किधर। तो इसका मतलब जर्नलिज्म रेस्ट इन पीस, मुझे तो यही समझ आती है, ऐसा ही है। बस मेरा ख्याल है इस पे तो कोई तबसरा भी करना मुनासिब नहीं है, आपको खुद ही पता है। सही सही। ये जो बात हो रही है सिद्धू साहब, अभी आप कह रहे थे ना नाम ले, लेकिन चले देखते हैं आगे चीज़ें किस तरह से चलती हैं अभी। लेकिन जो बात कर रहे थे ना प्रैक्टिस की, ये प्रैक्टिस रुकनी चाहिए नहीं रुकनी चाहिए, अभी जो शहबाज शरीफ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका भी सारा जोर इसी पे था कि पीटीआई एक शायद पाकिस्तान मुखालिफ जमात है, उनकी बातों से ऐसा ही लग रहा था। तो अगर ये मुखालफत के चक्कर में आपको लग रहा है किस तरह की बातें या इस तरह के बयानिए के बाद बैलेट पेपर पर पीटीआई का निशान नहीं होगा या वो जमात सियासत में नहीं होगी? जी मुझसे पूछ रही? जी 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 सिंधु साहब आपसे बात करी थी। जी जी आसमान, देखिए बैलेट पेपर पे इनका निशान हो ना हो, हम तो चाहते हैं कि सारे जितनी जमातें हैं उनको लेवलिंग प्लेइंग जो फील्ड है वो मिले, और इम्तियाज गुल साहब दलेर आदमी हैं, उन्होंने अच्छी बातें की हैं, लेकिन जो इलेक्शन होगा वो कारकर्दगी की बुनियाद पे होगा कि 2007 और 8 में क्या था, फिर 2 रुपए की रोटी 20 रुपए तक कैसे गई, 100 रुपए का डॉलर 300 रुपए तक कैसे गया, इस एक खुशहाली के पैगंबर को नवाज शरीफ को 3 दफा क्यों निकाला गया। तो ये इन सारी बातों पे इलेक्शन होगा, मतलब ये दिस इज नॉट द वे। दूसरे इन्होंने आजम खान की बात की, आप ये जो मियां साहब फिर बात अभी आप कह रहे थे ना कि नाम ले, जब उसमें वो बता देता है सिद्धू साहब एक बात आप कहते हैं ना नाम ले, मियां साहब ने नाम लिए कि एहतसाब होना चाहिए, लेकिन आप ही के पार्टी के लोगों ने उनको रोक दिया कि जी आप ये मजामती बयानियां ना दें। तो अभी तो आप पहले कुछ देर पहले कह रहे थे कि नाम लें, तो अगर आप लोगों की जानिब से भी ऐसा रद्द-ए-अमल आएगा तो फिर क्या होगा? देखिए मैं जाती तौर पे जो मेरा फैब्रिक है, मैं ये अब भी समझता हूं कि अगर तो जिस तरह आज भी शहबाज शरीफ कह रहे थे, देखिए अगर अब थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा हमें सबको, जो कहते हैं ना साकमुसार था नवाज शरीफ है, ऐसा ऐसा तारीख खुद एक सबक सिखा देती है, और तारीख एक मकाफत अमल है, वो सब कुछ सामने ले आती है, सब कुछ होगा। आप देखेंगे बहुत सारे लोग होगा, लेकिन ये दिस इज मे बी कुछ लोगों का ये था, और मियां मैं खुद रिसेंटली उनको मिलके भी आया हूँ, उनका यही है कि मुझे हर दफा इस तरह से मेरे साथ क्यों किया जाता है, बिल्कुल ओपनली इज अ ब्रेव पर्सन। लेकिन अभी देखते हैं किस तरह से 21 तारीख को वो कौन से बयानिया या किस तरीके से वो बात करते हैं, उसके बाद फिर हमारा काम जो शुरू होगा। वो एक तरह से हमारी इलेक्शन की कैंपेन है उस दिन, और उसी दिन बयानिया आएगा। सही, तो मजामती बयानिया नहीं होगा आपको लग रहा है? ये फाइनल फैसला नवाज शरीफ करेंगे? देखिए फाइनल फैसला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का वोट बैंक है, और जो वो बयानिया देंगे उसी बयानिया पे सारी जमात चलेगी, क्योंकि लीडर के पीछे लगना है हमने भी। और ये जिस तरह से अभी नासिर मंडेला की उन्होंने बात की, गुल साहब ने जिस तरह उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम खत्म किया, अब सारे बहुत सारे सिस्टम यहाँ से भी खत्म करने पड़ेंगे। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, और मैं इम्तियाज गुल साहब की बात से भी एग्री कर रहा हूँ, लेकिन किसी को क्यों और ना तो कहना पड़ेगा ना। ये तो बात कोई ना हो कि फलाने की या फलाने की या क्या मतलब। अभी कल जब उसके कामरान शाहिद के इंटरव्यू में गए हैं डॉक्टर साहब, वो नहीं बता सकते थे मुझे 5 में कहां पे रखा है, वही तो बात करे। ये मतलब ये किसी के बंदे में इतनी जरूरत ही नहीं आ रही को बात करे। एक तो वो भी वक्त होता था कि जब मियां साहब ने गुजरांवाले जलसे में बात की, आप मेरी बहनों की तरह शायद आप थी वहां पे, उन्होंने नाम लेकर बात की थी और पूरे अदारे को नहीं किया था। लेकिन जो 9 मई का सीरीज हुआ, आप देखें साइमल्टेनियसली, क्योंकि ये दफाई तजिया सारा कुछ साइमल्टेनियसली, जहां जहां फौज की तनसीबात है, जहां जहां पे वहां पे आप उनको मार रहे हैं, उनके मुजस्समे फेंक रहे हैं, उनके जहाज तोड़ रहे हैं, काम क्या दिखा रहे हैं इंडिया को। और हम अपने हमारा देखिए जो भी रवायती तौर पे मुखालिफ मुल्क है, तो इसी तरह। और अभी मैं आपको बड़ी बात पेशन को ही कर रहा हूँ, सदर अलवी इनके खिलाफ वादा माफवा बनेगा। अच्छा, आपको लग रहा है? अच्छा, बड़ी बात कह रहे हैं जी बैरिस्टर गौहर साहब। अभी कुछ ऐसी खबरें भी आई हैं कि खान साहब से जिन लोगों ने मुलाकात की है, तो उनके हवाले से भी उन्होंने कहा है कि उनके किरदार पे वो खासे मायूस हुए। तो आपको लग रहा है वो भी वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं?
जी उनकी बहन है बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने खुद ये बयान दिया है कि वो बहुत ज्यादा नाराज है इमरान खान अली साहब से। बैरिस्टर गौहर साहब जरा जवाब दे रहे हैं, अभी आगे पता नहीं अली साहब क्या करते हैं। अच्छा जी, बैरिस्टर गौहर साहब, जी जी फरमाइएगा। देखिए, खान साहब ने जिस तनाजुर में बात की थी वो बात एक्चुअली दरअसल ये है कि सदर साहब पार्लियामान का हिस्सा है, वो फेडरेशन के सरबराह है और इनकी एक आईनी जिम्मेदारी है। अनलाइक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जहां सदर का इख्तियार होता है सिर्फ सेरेमोनियल किस्म का, हमारे सदर के पास आईनी और कानूनी इख्तियार है। जब इलेक्शन का वक्त आ जाए, असम्बली डिसॉल्व हो जाए, तो इलेक्शन के लिए तारीख देना सदर की सवाबदीद है और ये उसकी सवाबदीद भी है, लेकिन ये उसकी आईनी जिम्मेदारी है। उसके तनाजुर में कहना था कि उसको अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए डेट देने चाहिए, बजाय ये कि वो इलेक्शन कमीशन पे छोड़ जाते। तो इस तनाजुर में हुआ। लेकिन मैं जो अर्ज करता हूँ, जो बात चल रही है, देखो कितने को निकाला गया, किसी तरीके से निकाला गया, हमारी दृष्टि कितनी ताबनाक नहीं है, लेकिन शुड वे एंड टू इट। अब किसको लाना है? हक़ हुक्मरानी अवाम का राइट है और हक़ हुक्मरानी अवाम अपने वोट के जरिए इस्तेमाल करती है। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, उसमें अवाम जिसको मुंतखब करे, बिल्कुल सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए और जो लोग हुकूमतें तोड़ते हैं और बनाते हैं उनका कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए। अवाम अपना राइट एक्सरसाइज करे, जिसके हक में आ जाए बाकी सब उसका साथ दे दे ताकि आगे बढ़ा की जा सके। तो लेकिन अवाम को शायद ऐसा इख्तियार नहीं दिया जाता ना बैरिस्टर गौहर साहब। आज भी शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि डंडा चला था, तो आपको लग रहा है अब भी ऐसा कुछ होगा? तो नहीं करने देगा। ये 70 और 90 की दहाइयां नहीं है। ठीक, अवाम भी देख रही है, सुप्रीम कोर्ट भी देख रही है, वकला भी देख रहे हैं, सारी पार्टीज भी देख रही है। अगर डाउन द लाइन 1-2 महीना बहुत ज्यादा हो गया, इतना भी एक्सरसाइज हुआ, मैं तो यह समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन जिस पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और इनके मेंबरान साहिबान जिनको अल्लाह ताला ने ये 5 बंदे 25 करोड़ अवाम में से मुंतखब करके इस मकसद के लिए उठाया है कि जो आईनी जिम्मेदारी के कि अवाम की मुंतखब नुमाइंदे हुकूमत करे, और ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाला, उनको भी अपने फर्ज को अंजाम दही का एहसास करना चाहिए। बिल्कुल लगता नहीं है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा प्रैक्टिकली। और बहुत सारी उम्मीदें इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी कि वो जो उनके पास भी इलेक्शंस के हवाले से पिटिशंस हैं उस पर भी कोई फैसला सादर फरमाएंगे। इम्तियाज गुल साहब, जो ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन भी हो जाए, मज़ामती बयानिए की भी यहाँ बात होती है। अभी रिसेंटली अब मियां नवाज शरीफ साहब की आज ही कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स हाई कोर्ट में जमा कराई गई हैं, जिसमें बताया गया है वो दिल के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, उनके एंजियोप्लास्टी होनी है, रेगुलर उनका फॉलो चेकअप भी होना है। तो आपको लग रहा है ये चेकअप उनका पाकिस्तान आने के रास्ते में कोई हर्डल तो नहीं हो सकता? जाहिर है इतना लंबा सफर उन्होंने करना है तो उसकी वजह से उनको परेशानी लाहक होगी। परेशानी जब होगी तो उससे ब्लड प्रेशर में भी इजाफा हो जाता है। तो अब अल्लाह खैर करे, क्योंकि वो तो बार बार ख्वाजा आसिफ साहब ने भी वादा किया, शहबाज शरीफ साहब ने भी, कि वो 21 अक्टूबर को लाजमी पहुंचेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ ने साथ में ये एक लाहका लगा दिया कि वो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक पाकिस्तान का सफर करेंगे। अब देखते हैं कि डॉक्टर साहब उनको क्या मशवरा देते हैं। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि चूंकि मुस्लिम लीग खुद इस वक्त अंदरूनी तकसीम का शिकार है, कम से कम 2 धड़े अपनी अपनी बात कर रहे हैं। क्योंकि धड़े ने जो कि शायद खाकान अब्बासी मेरा ख्याल उसको लीड कर रहे हैं, कहना कि जब तक वो ना आए तो फिर वो किसी की दूसरे की सरबराही में मुस्लिम लीग में काम नहीं करेंगे। और जो मेरा ख्याल है उनका मिजाज लग रहा था मियां साहब के साथ मुलाकात के बाद कि कोई अच्छी मीटिंग नहीं थी, क्योंकि जाहिर मियां साहब की ख्वाहिश होगी, इतने अरसे से मेंटोरिंग कर रहे हैं कि मरियम नवाज को कोई अच्छा ओहदा मिल जाए, इतने अरसे से इस पे काम हो रहा है। वो अगर शायद खाकान अब्बासी अगर उस पर नहीं मानेंगे तो जाहिर है वो फिर अपनी राय जुदा कर लेंगे। तो लगता है कि पाकिस्तान की किस्मत में है कि ये बेयकीनी और बेयकीनी सिर्फ 2 हमारे हुक्मरान घराने हैं, उसकी वजह शिकार रहेंगे कि कभी वालिद, कभी बाप, कभी बेटी, कभी भाई, कभी भांजा भतीजा। तो इसमें नुकसान जो है बहैसियत मजमूई पाकिस्तान में हुआ है, अखलाकी इक़दार का, जमहूरी उसूलों का। जमहूरियत जिसका नाम लेके ये ईवान इक़्तिदार में पहुंचते हैं, अपनी पार्टियों में और अपने ऊपर इसका कोई इतलाक नहीं होता। बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे तमाम जो बड़े इदारे हैं वो कहते हैं कि आप हमारा एहतसाब नहीं करेंगे, पाकिस्तान बाकी जो कमी कमार जो आवाम है उनका एहतसाब आप जरूर करें। ठीक, तो आपको लग रहा है सर वाकई मियां साहब आएंगे? आपकी अपनी पॉलिटिकल इनसाइट क्या है? आपको लग रहा है वाकई 21 अक्टूबर को वो आएंगे, तशरीफ लाएंगे पाकिस्तान? देखिए जी, आसार तो सारी यही हैं उनके लिए, जो वो जिस किस्म का लेवल प्लेइंग फील्ड वो मांग रहे थे वो तो काफी हद तक उनको मिल जाएगा। जो अपोजिशन पार्टी थी कभी
उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं। तो की वजह से हमें सवाल अभी ये करना चाहिए कि भाई मियाँ साहब आ जाएंगे, अल्लाह करे कि वो आ जाएं, उसके बाद इलेक्शन भी हो जाएंगे, लेकिन सबको सवाल ये करना चाहिए कि वो जो इलेक्शन होगा उसकी इंटेग्रिटी क्या होगी, उसकी सेहत क्या होगी उस इलेक्शन की। जब भले आप अभी पार्टी पीटीआई को फ्री रन दे दें, आजादी उसको दे दें, लेकिन अब तक पार्टी के साथ जो कुछ किया गया है, तो क्या वो जमहूरी तकाजों पे पूरा उतरेगा, और क्या उस मौजूदगी में आप उस इलेक्शन को कह सकेंगे कि तमाम पार्टियों ने उसमें हिस्सा ले लिया है, सबको बराबर का हिस्सा शिरकत का मौका दिया गया है? ये बड़ा एक मुश्किल सवाल है। तो हमें बुनियादी जो चीजें हैं, जमहूरियत के तकाजे हैं, उस पर फोकस करना चाहिए, न कि शख्सियात पे। बिल्कुल, आप अहम बात की कि शख्सियात पे फोकस नहीं करना चाहिए। ये सिंधु साहब, ये जो बात हो रही है इस वक्त आपकी जो पार्टी के हवाले से अगर हम खास बात करते हैं, तो आपको लग रहा है शायद खाकान अब्बासी साहब की जो मीटिंग हुई है, इम्तियाज गुल साहब ने भी जिस जानिब इशारा किया, तो एक तो वो शायद राहें उनकी जुदा हो रही हैं, किसी वो नई पार्टी की जानिब जा रहे हैं, या कोई वो खास मैसेज लेके गए थे मियाँ साहब के लिए? आपके नॉलेज में है ऐसा कुछ? जी, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इम्तियाज गुल साहब का इंतहाई अदब और एहतराम के साथ जो उन्होंने बात अभी की है, इलेक्शन जो है वाकई और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबको मिलना चाहिए और सबको इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए, नंबर 2। लेकिन सिर्फ इस वजह से इलेक्शन लड़ने की जो 9 मई के परपिट्रेटर्स हैं, या 9 मई को जिन्होंने एटमी तंसीबात पे हमला किया, इधर उधर हमले किए फौजियों पे, सिर्फ इस वजह से उनको इजाजत दे दे कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना, तो लिहाजा बेशक इन्होंने जो मर्जी जुर्म किया, इनको इलेक्शन लड़ना चाहिए? नो, नॉट एट ऑल। कोई और भी हो सकता है, लेकिन ये मैं तो नहीं कर सकता, ये अदालतें जाने, उनका काम जाने। अच्छा। जिस तरह 2017 की गौहर साहब ने बात की, 3 बजे तक इलेक्शन फेयर था, उसके बाद फ्री हो गया था। आपको भी पता कि आरटीएस कैसे बैठाया गया, लोगों को कैसे बाहर फेंक के निकाला गया। नंबर 2, जी प्लीज आगे की बात करें ना, वो कह रहे हैं अब आगे सोचें। 4 साल से सुन रहे हैं आरटीएस, बस जो गलत काम था गलत था, अभी क्या दोबारा उसका जस्टिफिकेशन, उसको हम गलत काम करेंगे दोबारा उसकी? लेकिन अब क्या होगा? चलें, अब क्या होगा? चेयरमैन पीटीआई जेल में है, उनके लोगों को चले वो जेल में है, तो फिर क्या होगा? आपके लिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल आसान हो गया ना, बड़ी मुखालिफ पार्टी इस वक्त नहीं है इस वक्त मैदान में। नहीं जी, हमें सबसे ज्यादा लेवलिंग प्लेइंग फील्ड तो मैं तो कह रहा हूँ सबको मिलना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा मियां नवाज शरीफ को मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी हुकूमत को 3 दफा और 2017 में अच्छी बड़ी हुकूमत को, अभी ये फरमा रहे थे बैरिस्टर साहब कि 5 लोगों ने, उस वक्त भी 5 लोगों ने ये फैसला करके निकाल दिया था, और इस अकामा का केस ही किसी ने दायर नहीं किया हुआ था, और 450 लोगों का केस था, सिर्फ एक ट्रायल हुआ। बैरिस्टर साहब से सिर्फ इतना पूछते, सिर्फ इतना कि मेरे से सीनियर हैं, सिर्फ इतना मुझे बता दें कि क्या जो 87-88 की कार्रवाई है ज़ाब्ता फौजदारी की, वो ट्रायल कोर्ट करती है या हाई कोर्ट करती है? मियां साहब को हाई कोर्ट ने जारी करार दे दिया था, कभी ऐसे भी आज तक हुआ पाकिस्तान में? तो इस हवाले से बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब जो हमारे केसेस हैं, हमने देखा सारा जो अपना उधर से फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट के, उस वक्त जो 5 प्यारे उन्होंने ढूंढे थे जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए, और फिर एक ऑनरेबल जज साहब को बना दिया था ऊपर इंचार्ज और मॉनिटरिंग जज। आज ये पहली दफा हुआ था मॉनिटरिंग पे। चलिए, अब लगता है आपका सारा जोर फिर पनामा की तरफ होगा और 9 मई होगा, ये आपका मुझे जो समझ आ रही है, ये नया बयानिया होगा जिसको आप लेके मैदान में उतरेंगे। बैरिस्टर गौहर साहब, एक जो बड़ी खबरें हैं मार्केट में, बड़ी खबरें हैं कि जी मियां साहब आएंगे तो कोई हिफाजती जमानत मिल जाएगी और फिर वो जलसे से खिताब करेंगे, अगले दिन वो शायद जाएं और वो सरेंडर कर लें और कोर्ट उनको कहेगी कि जी ठीक है, आप 3 दिन बाद इस्लामाबाद तशरीफ लाएं और फिर आप हमारे आगे सरेंडर करें। कुछ ऐसा कानून आइन इजाजत देता है इस तरह की हिफाजती जमानत की क्या? बिल्कुल नहीं। पहली बात तो ये है कि मैं सिर्फ एक जिक्र करूंगा, जहां तक इनकी बयानी का ताल्लुक है कि नून को चाहिए कि अभी ये नोखा ख्वानी सारी छोड़ दे और फ्यूचर की तरफ जाए, ताकि जिनकी महंगाई इस वक्त तमाम सफर कर रही है, जिनकी वजह से इन लोगों ने अपने सारे केसेस खत्म करवाए, नेब के अमेंडमेंट लेके आए और सब कुछ अपना क्लियर करके अवाम को दलदल में फंसाए, ताकि इस दलदल से हम उसका अवाम को निकालें। ये इस पे जोर देना चाहिए ताकि इसके लिए फ्यूचर में आगे जो कुछ करना है आवाम को काम करके इस मुश्किल से आगे निकाले। जहां तक मियां साहब के आने का ताल्लुक है, तो पहला तो ये कि इसे अभी देखना है कि क्या वो आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन अगर वो आ रहे हैं तो कानूनी आईनी तरीके पे से आ रहे हैं, और अगर किसी डील का हिस्सा नहीं है तो ऑब्वियसली जिस वक्त वो जा रहे थे इलाज के मर्ज के जा रहे थे, उन्होंने वहां इलाज भी नहीं किया और वापस उस मुद्दत भी नहीं आए जो अदालत ने उनको बता दिया था कि इतने वक्त में आपने वापस आना है। उसकी अपीलें मौजूद थी, अपीलें डिसमिस हो चुकी, एक दायमी वारंट उसके खिलाफ निकला हुआ है, 2 केसेस में उसके कन्विक्शन हुआ और इसकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई। वो वापस आएंगे तो आईनी और कानूनी लिहाज से तो एक एब्सकॉन्डर की सजा यही है कि वो उसको पकड़ करके जेल में डाला जाएगा। अगर वो एयरपोर्ट पे उतरते, एयरपोर्ट से जलसे के लिए जाते हैं, मैं समझता हूँ ये आईन और कानून का बहुत बड़ा मजाक होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए, हर सूरत में होना चाहिए। तो आपको नहीं लग रहा वो जलसा कर सकेंगे?
देखिए, मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर कोई डील हुई है तो जलसा कर सकेंगे, अगर कोई डील नहीं है तो जलसा नहीं कर सकेंगे, सीधा जेल जाएंगे। अच्छा, सीधा जेल जाएंगे। जी सिंधु साहब, आप क्या कहते हैं इस पे? चले वेरी क्विकली जरा बताइए। ये बैरिस्टर साहब की ख्वाहिश है, लेकिन लॉ ये नहीं कहता। फिर भी मैं अदब के साथ, क्योंकि मुझसे सीनियर है, कभी लॉ ये नहीं कहता। मैंने बैरिस्टर साहब से एक सवाल किया था कि 87-88 की कार्रवाई जो वो कौन करता है? क्या ट्रायल कोर्ट करती है या हाई कोर्ट करती है? नंबर 1 उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। दूसरे नंबर पे जो हिफाजती बेल होती है वो कोर्ट तक पहुंचने के लिए 1 दिन की भी हो सकती है। वो प्रोटेक्टिव बेल बहुत सारे, आई कैन रेफर सो मेनी जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जहां पे बहुत सारे लोगों को ये इजाजत। लेकिन कभी ऐसे भी हुआ पाकिस्तान की तारीख में सिंधु साहब, ठीक है, कहते हैं ना कि कोई भी अदालती फैसला एक नजीर होता है। सिंधु साहब, कोई भी अदालती फैसला नजीर होता है पाकिस्तान की तारीख में अगले मुजरिमान के लिए। और कभी ऐसा हुआ कि किसी भी कॉन्विक्टेड शख्स को इलाज के लिए बाहर भेजा गया और कुछ अरसे के लिए 50 रुपए के स्टाम्प पे वो गए और फिर इतना लंबा अरसा वो मुल्क से बाहर रहे, 4 साल, और फिर उसके बाद वो आ रहे हैं और फिर भी कोर्ट उनको गिरफ्तार नहीं करेगी? ये कोई ऐसी नजीर मिलती है माजी में? कभी किसी और को ऐसा रिलीफ दिया गया क्या? जी, मैं इसको तो बारे में बता सकता हूँ, लेकिन इसमें जस्टिस बाकर नजफी थे और जस्टिस सरदार नहीं थे। आई वाज इन द कोर्ट एज द लॉयर, मैं भी वहां मौजूद था, अमजद साहब थे सारे। और वहां पे 50 रुपए का जो स्टाम्प की बात है वो यही गारंटी थी, और उसमें आज भी मेरे पास है। आई कैन सेंड यू और बैरिस्टर साहब को भी, कि जब इनको डॉक्टर्स परमिशन देंगे तब वो पाकिस्तान आएंगे। उसमें ये नहीं लिखा था कि 6 माह के बाद आ जाएंगे। अच्छा। और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उसमें ये लिखा हुआ है, और उसी को जजमेंट बनाते हुए जस्टिस बाकर नदवी साहब ने, ये डबल बेंच हाई कोर्ट ने फैसला लिखा था। इसलिए मियां, और वहां पे हाँ हाई कमीशन को कहा था कि वो इन सारी बातों से राब्ता रखे। हाई कमीशन को वहां भी मेडिकल बोर्ड जमा होती रही है और यहाँ पर भी जमा होती रही है। इसके खिलाफ भी गए ये हाई कोर्ट में। फाज चौधरी जब इनके साथ था, पता नहीं अब है कि नहीं, वो भी गया था हाई कोर्ट में कि अब 6 माह में नहीं है, लेकिन उस वक्त भी यही फैसला हुआ था। चले, आप कह रहे हो 6 माह की बात नहीं थी। जी बैरिस्टर गौहर साहब, सर आइन कानून क्या कहते हैं और क्या ऐसी ऑप्शन अब आपके कायद को भी दी जा रही है क्या? जहां तक मियां साहब का ताल्लुक है तो ऐसा कोई एक नज़ीर नहीं है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कौर में कि आप अदालत से बा करके चले जाएं, आपकी अपील डिसमिस हो जाए, आपके खिलाफ वारंट दायमी निकला और फिर आप अदालत में आ जाए। अपील बेल मिल सकती है, लेकिन उस सूरत में कि वो आ जाएं, अदालत को सरेंडर करें, जेल चले जाएं स्ट्रेट अवे, उसके बाद अपनी अपीलों को रिजर्व करें और फिर अदालत से रिलीफ मांगे, तो ये एक तरीका हो सकता है। तो आपके चेयरमैन को कोई ऐसी ऑफर की गई है अभी तक? नहीं, हमारे चेयरमैन को कोई ऑफर नहीं है और हम ऑफर लेने भी नहीं है, और कभी कोई ऐसी डील भी नहीं है हमारे। लेकिन अभी जो आपकी कुछ मुलाकात हुई है उसमें कहा गया है कि वो सेहत उनकी शायद गिर रही है, ऐसी कुछ खबरें आई हैं, और वो इंशाल्लाह और कोई बेसिक जो सहूलियात हैं वो नहीं दी गई, और इस जेल में वो शायद कुछ ज्यादा सख्ती है। हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, जेल मैनुअल के मुताबिक, आज तो ये कहते रहे कि आटक में बी क्लास नहीं है। अब अडियाला में भी तो बी क्लास मौजूद है, लेकिन अडियाला में भी अभी तक बी क्लास की फैसिलिटीज नहीं दी गई है। ठीक, बी क्लास की फैसिलिटी आप कह रही हैं नहीं दी। इम्तियाज गुल साहब, सर आपने सारी गुफ्तगू सुनी। एक तो जो सियासत में प्लस और माइनस करने वाला सिलसिला है वो तो हमेशा से हमने देखा, और 2018 में वो कहते हैं क्या होगा, अभी क्या होने जा रहा है। तो आपको लग रहा है जो अब ये इलेक्शन होगा वो क्या मुतनाज़ा नहीं होगा? पहले भी अभी आपने इस जानिब इशारा किया, तो अभी क्या खुसूसी सलूक क्या होगा PTI के साथ और उनके चेयरमैन के साथ? देखिए, वो तो मेरा ख्याल है काफी वाजे है। ये बैरिस्टर साहब भी उन केसों में फंसे हुए हैं, अपनी तरफ से ये इनके दूसरे साथी भी बड़ी भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन जब आपका मुकाबला रियासती इदारों के साथ होता है तो वो रियासती इदारे वक्ती तौर पे प्रीवेल करते हैं, वो चाहे किसी भी मुल्क में हो, खास तौर पे फिर एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे तारीख भी भरी पड़ी है ऐसे वाकयात से कि जब एक दफा फैसला हो गया तो फिर एक इंडिविजुअल, एक पार्टी या एक शख्स जो है वो उनके आगे खड़ा नहीं हो सकता। और मौजूदा हालात बिल्कुल वैसे ही हैं, रिपीट हो रहे हैं 1977 के 1978 के वाकयात का, जब पीपल्स पार्टी को बिल्कुल बेदस्तोपा कर दिया गया था। और इन हालात में अगर इलेक्शन हो गए तो जाहिर है वो इलेक्शन भी उनके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा, उनकी सेहत मशकूक होगी। भले ये खुद को तसल्ली देंगे कि इसमें हमने तमाम पार्टियों को शिरकत की इजाजत दे दी है, लेकिन ये बुनियादी तौर पे उसी सिलसिले की कड़ी होगी जिस सिलसिले से हम गुजरते चले आए हैं, चाहे वो 2018 के इलेक्शन थे, चाहे 2013 के थे, जब नवाज शरीफ साहब को पहले से पता चल गया था कि उनको 2/3 अक्सरियत मिल रही है, और वो रात 9 साढ़े 9 बजे ही उन्होंने वो 2/3 अक्सरियत का जश्न मना लिया था, क्योंकि उस वक्त जनरल अशफाक कहानी उनको रायबंद में मिल के आ गए थे, उनको मुबारक दे के आ गए थे। लिहाजा किसी को ये हाई मॉरल ग्राउंड नहीं लेना चाहिए कि 2018 में किसी को वाया गया और 2000 उससे पहले जो थे बड़े अच्छे इलेक्शन हुए थे। तो ये
मुझे इस पे अफसोस होता है अपने बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्तों पे कि वो एक शख्सियत को लेके, एक पार्टी को लेके पूरे निजाम को धोने की कोशिश करते हैं, मतलब उसको अलहदा कर देते हैं और बाकी जो है उनके लिए पवित्र हो जाता है, हालांकि वो तो बाकी लोग भी उसी निजाम का हिस्सा है। तो हमें पाकिस्तान के, पाकिस्तानियों के मफाद के लिए मिलकर काम करना चाहिए, जो मुस्बत अंदाज में सेहतमंद एक हेल्दी जो डिबेट है वो करनी चाहिए। ये शख्सियत के इर्द गिर्द रह के हम जो बात करें ना, हम वी आर मूविंग इन व्हील्स, विद इन व्हील्स, तो उसमें उसका फायदा कोई नहीं है सिर्फ, और हम आवाम को इस हवाले से कोई उनकी तरबियत भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमको भी एक घर चक्कर में फंसाया हुआ है कि नवाज शरीफ अच्छा, इमरान खान बुरा, जरदारी को। तो गुल साहब सर, ये एक नया बयानिया भी आ रहा है ना मार्केट में, ये खाकान अब्बासी साहब ने कुछ एक सवाल के जवाब में कहा इलेक्शन वगैरह किसी मसाइल का हल नहीं होते, तो आपको लग रहा है कि क्या वाकई अब एक ये चीज़ भी डेवलप होगी कि इलेक्शन हल नहीं है किसी मसले का, पहले आप चीज़ों को ठीक करें, जैसे बात होती है इकोनॉमी ठीक की जाएगी, तो वाकई आपको लग रहा है कि कुछ इलेक्शन खटाई में तो नहीं पड़ रहे इस वक्त? उस पर एक लाइटर नोट पर बात कर लेते हैं कि वो मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा है कि मुल्क में सियासी और इक्तिसादी इस्तेहकाम इंतखाबात से ज्यादा जरूरी है। ये चार दिन पहले। तो उसके अलावा एक और पाकिस्तान में जो नई तब्दीली आई है वो ये है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। जी जी जी, ये एक सुपर गवर्नमेंट बन गई है। उस सूरत में चाहे नवाज शरीफ वजीर आजम बनते हैं, चाहे शहबाज, चाहे कोई भी वजीर आजम बनता है, कोई भी सिविल हुकूमत आती है, अब बहुत सारा इख्तियार जो है, और वो खुद माशाल्लाह शहबाज शरीफ की क़यादत में हमारी पार्लियामान ने बहुत सारे हुकूक जो थे, अपने इख्तियारात थे, वो निगरान हुकूमत को दे दिए, वो दूसरों को दे दिए। तो उसके तहत अभी जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है वो एक सुपर बॉडी के तौर पे काम करेगी। तमाम कलीदी जो फैसले होंगे वो ये काउंसिल करेगी। वो वजीर आजम को पसंद हो या ना हो, वजीर आजम जो मर्जी चाहे, जो फैसले ये काउंसिल करेगी वही इम्प्लीमेंट होंगे। आपको पता है कि काउंसिल को लीड कौन। गौर साहब, ये निगरान हुकूमत का इख्तियार है, निगरान हुकूमत के इतने इख्तियारात हैं कि वो इस तरह के काम कर सकती है? देखिए, निगरान हुकूमत, ये तो इदारे तो बरकरार रहते हैं और लॉ मिनिस्ट्री ने करना है और अटॉर्नी जनरल की ऑफिस ने करना है, तो ऐसे एडवाइस दे सकते हैं और एडवाइस देने के बाद वो ये तो कर सकते हैं कि अपना अपील करें। अगर वो रिव्यू करना चाहते हैं, अपील इस वक्त नहीं कर सकते। उसकी रीज़न यही है कि जो लॉ अंडर चैलेंज है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला। अगर वो लॉ का फैसला हो जाए तो फिर उसके बाद इनके पास एक राइट ऑफ अपील ज़रूर होगा, लेकिन अभी वो राइट ऑफ अपील नहीं है क्योंकि उस जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे रखा है, तो इसलिए वो फिलहाल नहीं कर सकते। अलबत्ता ये उनका एक ही नहीं हक है, वो चाहें तो वो रिव्यू फाइल कर सकते हैं। मैं ये जाती समझता हूँ कि ये फाइल करेंगे, लेकिन उसमें कोई ऐसी स्ट्रेंथ नहीं होगी, उनमें कोई मेरिट नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे। इसकी रीजन यही है कि कौन से मुल्क में ऐसा है कि 50 करोड़ से अगर आप कम करप्शन करो वो केस नेब में नहीं जाएगा। अगर 50 करोड़ से नहीं कोई केस जाएगा तो कौन से केसेस होंगे? ये तो न मानने वाली बात है। ठीक, तो आपको लग रहा है कुछ खास हलकों को, कुछ खास लोगों को रिलीफ देने के लिए ऐसा किया जा रहा है? देखिए, ये कानून जो गया डिस्क्रिमिनेटरी था। यस, ये खास लोगों को रिलीफ देने के लिए लाया गया था और वही लोग जिनके सबसे ज्यादा थे और जो सबसे बड़े थे और जो लोगों के खिलाफ इंडाइटमेंट होनी थी, जो बाद में गवर्नमेंट में आ गए, उन्होंने अपने लिए 1 महीने के अंदर अंदर इस कानून को पास कर लिया था। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के। अब ये मौजूदा केयर टेकर सेटअप है, ये भी प्रीवियस गवर्नमेंट की एक एक्सटेंशन है। ये अगर रिव्यू फाइल कर रहे हैं तो ये उनके राइट को तहफ़्फ़ुज़ कर करके दे रहे हैं, वरना के मिनिस्टरों को क्या फिक्र पड़ी है कि वो इसमें रिव्यू फाइल करे। छोड़ दे इसको। अगर लॉ बन चुका है, लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर लिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था ऐसा लॉ, तो जो भी पार्लियामान नया आ जाए वो अपने पार्लियामान अपने स्ट्रेंथ के मुताबिक जैसे चाहे आप उसको नया कानून बना ले। और जो केसेस अभी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिए कि ट्रायल चलाएं, वो लोग मुख्य अदालतों में जाएं, उनको फेस करें और अपने जो केस है उनको फेस करके कंक्लूजन तक की तरफ ले जाएं। ठीक, तो सिंधु साहब, आपको लग रहा है अगर ये कलअदम हो जाती हैं, जैसे अभी वो कह रहे हैं कि रिव्यू में जाते हैं, चैलेंज किया जाता है उसके बाद, तो ये ज्यादा बेनिफिशियरी आप होंगे, आप लोग होंगे, आपकी जमात होगी, पीपल्स पार्टी होगी? नहीं, आसमा बैरिस्टर साहब की बात एक तो एग्री करता हूँ, कोरैबोरेट करता हूँ कि ये लॉ मिनिस्ट्री का काम है, अगर वो जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन अभी चूंकि फुल कोर्ट बैठी हुई है, उनका फैसला हो जाए तो उसके बाद ही वो जा सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमारी तो बारी गुजर गई। हमजा साहब 2 साल रहे हैं, हमजा शबाशी नवाज शरीफ साहब रह लिया, मरीम साहब ने रह लिया, राना सनाउल्लाह ने रह लिया, और बहुत सारे लोगों ने रह लिया, हसन इकबाल ने रह लिया, और 90 दिन का रिमांड, कत्ल में 14 दिन का रिमांड, नैब में
दूसरा लेकिन मियां साहब के केसेस पेंडिंग है ना, वहाँ रिलीफ नहीं मिला जिसके खिलाफ चाहते थे। और खान साहब रोजाना कहते थे अब मैं फलां को पकड़ूंगा। 42 माह में क्या किया इन्होंने? 42 माह इनको चाहिए था सजा कराते जिसके खिलाफ एविडेंस थी। क्या कर रहे थे इनके मुखला ये सारे लोग, ये क्या कर रहे थे उस वक्त? तो अब तो हमें तो कोई नहीं, हमने तो भुगत लिया है। अब ये इनकी बात है, अगर ये करते हैं जो भी होता है नहीं होता हो जाएगा तो ये यही 90 दिन का इनका रिमांड मिलेगा। हमारा तो सारा काम खत्म हो चुका है। अच्छा, आपको रिलीफ मिल गया हर तरफ से? क्या आपके जो केसेस थे वो क्या खत्म हो गए सारे? क्योंकि इसके बाद काफी केसेस दोबारा से रीओपन हो गए और मियां नवाज शरीफ साहब की तो भी बारी है इसमें। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ तो ऐसा कोई केस ही नहीं है। देयर आर लिमिटेड केसेस। अगर वो जाते हैं तो एविडेंस पे बात खत्म होगी, जब क्रॉस एग्जामिन होगा, चीफ होगा, उसके बाद बात खत्म होगी आया केस साबित होता नहीं होता। लेकिन अगर ये जाते हैं, अगर नैब तरामीम ये जो भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो खत्म हो जाए तो इनके लिए ज्यादा नुकसानदेह होगा, क्योंकि इन्होंने तो अभी 14 दिन का रिमांड भुगता है, फिर इनको 90 दिन का रिमांड भुगतना पड़ेगा। अच्छा, तो ये सिलसिला क्या ऐसे ही जारी रहेगा? तो इम्तियाज गुल साहब सर, आपको क्या लग रहा है, ये बाकी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए कहा जाता है ना, नैब को इस्तेमाल किया जाता है, और क्या अभी इलेक्शन का जमाना है तो फिर सियासतदानों पर जमीन तंग करने के लिए इस तरह की चीजों को दोबारा से रीओपन किया जा रहा है क्या? अभी तो मेरे ख्याल नैब की जरूरत भी नहीं है। आपको सबको पता है, माशाल्लाह सब समझदार हैं कि नैब वगैरह की जरूरत नहीं है। जिस अंदाज में माशाल्लाह हमारी पुलिस और हमारी वजारत दाखिला के लोग हैं बड़े मसरूफ हैं इस वक्त, वो जिस अंदाज में केसेस बना रहे हैं उसमें नैब को भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और पहले ही बहुत सारे फैसले, बहुत सारे ऐसे इकदाम हो चुके हैं कि जिसके तहत उनको मजीद इंजीनियरिंग की किसी को भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि माशाल्लाह उन्होंने अपने लिए हालात बड़े अच्छे कर लिए हैं। नवाज शरीफ साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गया उनके लिए भी, बिल्कुल उन्हें हमवार जमीन मिल जाएगी। वो अलग बात है कि वो इन हालात में आना ना चाहें, क्योंकि उनको भी मालूम हो गया है कि अगर वो वज़ीर आज़म बन भी गए तो फिर वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क्या बनेगा, उसके जो फैसले होंगे वो उनकी राह में वो कैसे आ सकेंगे। क्योंकि इन्होंने 12 लाख जब आएंगे तो फिर अपने लिए भी तो इन्होंने राह हमवार करनी होगी, अपने बेटी के लिए, अपने दूसरे बेटों के लिए। सो वो अभी जो इस वक्त चैलेंज है इनके लिए वो यही है कि किस तरह लोगों को ड्राई क्लीन करके आप ले आए, इंतखाबी मैदान में उनको उतार दें। बुनियादी मसला चैलेंज उनका यही है। और वो यही है कि एक साहब हैं, वो बेचारे इस वक्त अडियाला जेल में हैं, और उनके साथ साथ और बहुत सारे लोग हैं, वो कुछ अंडरग्राउंड है, कुछ अभी जेल में पहुंच गए हैं, कुछ टीवी स्क्रीनों पे आ गए हैं। बस अल्लाह खैर करे, गुड लक टू देम। चलें, अल्लाह खैर ही करे। सर, बैरिस्टर गौहर साहब, ये जो आपकी पार्टी के हवाले से बात हो रही है कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं, तो आपको लग रहा है अगले इलेक्शंस में क्या करेंगे? कोई क्या खान साहब से जो आपकी बात होती है, कोई लाया अमल उन्होंने दिया कि किस तरह इलेक्शन लड़ेंगे? क्योंकि अभी तो मैदान तैयार हो गया, घोड़े भी तैयार हैं, तो लग रहा है इलेक्शन जो जनवरी में होने जा रहे हैं, शायद अगर हो जाते हैं तो पार्टी का क्या लाया अमल होगा इस हवाले से? देखिए, पार्टी तो बिल्कुल तैयार है। हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होती रहती है, आज भी हमारी कोर कमेटी की मीटिंग थी, और खान साहब जो इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं हम उनके पास जाते हैं, बिल्कुल वो लेके आ जाते हैं, उन पे मनवान अमल करते हैं। जो हम तो पहले कह रहे थे कि 90 डेज में इलेक्शन कराओ, पार्टी तो रेडी है, हम रेडी है, हमारे वर्कर रेडी है, पार्टी रेडी है। दूसरी बात है कि इलेक्शन कमीशन ने हमें नोटिस भी किया था, उनके पार्टिसिपेट भी किया था। जनरल इलेक्शन के लिए जो कोड बन रहा था उसकी भी मीटिंग अभी हो रही है 11 तारीख को, तो हम बिल्कुल रेडी है। ये सिर्फ ऐलान करें, अनाउंस करें, कंपेन भी हमारी कंप्लीट है और इंशाल्लाह फुली पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपको टिकट होल्डर कौन होंगे? क्या यंगस्टर्स को देंगे? बिकॉज मेन की आदत तो आपकी इधर उधर हो गई, और कुछ जेलों में हैं, कुछ अंडरग्राउंड हैं, कुछ मिसिंग पर्संस में आ गए, तो क्या पार्टी टिकट्स क्या फैसला हुआ कि किसको दिए जाएंगे? नहीं, उस वक्त पे जब अनाउंस हो जाएगा तो देखो एक प्रोटेक्शन भी इलाका हासिल है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है, लेवल प्लेइंग फील्ड आपने देना है, तो सारे लोगों को तो अरेस्ट है और अनरीजनेबल अरेस्ट है और सर्च है, तो प्रोटेक्शन देना होगा। लेकिन कानून में इसकी जरूर गुंजाइश मौजूद है कि अगर आप जेल में भी है तो आप जेल से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो हमें उम्मीद है पहले कि हमारा कोई लीडर बाय दिन वो बाहर आ जाएंगे, अदालतों में जाएंगे, उनके लिए प्रोटेक्शन लेंगे और वो फुल फोर्स के साथ इंशाल्लाह ताला अपना कैंपेन भी करेंगे और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन ऐसी कुछ खबरें हैं गौहर साहब के इलेक्शन से पहले भी कुछ खान साहब की नाअहली हो सकती है, ये ऐसी खबरें आ रही हैं? देखिए, कोई भी इंशाल्लाह ताला ऐसी खबरें तो जरूर आ रही होगी और उनकी ख्वाहिश कोशिश भी है और उनकी ख्वाहिश भी ऐसा है, लेकिन हम भी इसको इस मरतबा ऐसे करने नहीं देंगे जिस तरीके से इन्होंने तो शखाना का केस चलवाया था। खान साहब की इंशाल्लाह ताला न डिस्क्वालिफिकेशन है इलेक्शन से, क्योंकि इलेक्शन लॉ के मुताबिक आर्टिकल 62 और 63 की डिस्क्वालिफिकेशन है, तो खान साहब फुली क्वालिफाइड है, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, कंपेन भी चला सकते हैं। अब मंडे वाले दिन हमारी बेल लगी है, अगर बेल मिल जाए तो इंशाल्लाह ताला खान साहब की रिहाई भी होगी।
ठीक, तो सिंधु साहब आखिरी बात करेंगे, आप कॉन्फिडेंट हैं इलेक्शन के लिए और इलेक्शन जीतने के लिए, क्योंकि आपकी जमात अभी से कह रही है कि मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बनेंगे, लेकिन रिसेंटली जो गैलप का सर्वे आया है 88% अवाम ने फौज पे एतमाद किया है, और उसके बाद जो पार्टी पोलिटिकल पार्टी है वो PTI है जिस पे लोगों ने एतमाद का इजहार किया। असमा सर्वे ऐसे आते रहते हैं, हम भी यूएनओ में जाते हैं, वहां पे भी सर्वे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप जब देखेंगे हम पूरे पंजाब में भी निकले हुए हैं, और अभी मैं राइट नो हम अभी हमारे को 500 लोगों की अभी रैली निकल रही है मोटरसाइकिलों की, मैं इधर अपना हूँ मुजफ्फरगढ़ में, हम सारी जगह पे हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं अपनी तरफ से, और मियां साहब का तारीखी इस्तेकबाल होगा, इनको पता चलेगा। बाकी हनूज दिल्ली दूर जो मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं, अभी तो 9 मई के जो परपिटेटर खान साहब को बन गया उनके खिलाफ एविडेंस है, और जो कुछ आजम खान ने बयान दिया इनके सबके, वो इनको पता चलेगा अभी क्या होता है, बेल होती है नहीं होती, क्या होता है। ये काम नहीं किया इन्होंने जो फौजी तंसीबात पे और लोगों पे हमला किया इन्होंने। अच्छा, आपको लग ये पता चलेगा बाद में, लेकिन आखिरी बात करेंगे इम्तियाज गुल साहब, सर एक तरफ तो इलेक्शन सर पे खड़े हैं, दूसरी जानिब अफगान मुहाजिरीन के इनखला का मामला है, एक खासा बड़ा स्टेप है, तो आपको लग रहा है कि हुकूमत इसको कर सकेगी, मैनेज कर सकेगी इन दोनों चीजों को इकट्ठे? देखिए, हमें थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। अफगान मुहाजिरीन को कुछ नहीं कहा जा रहा, जो लोग यहाँ पे वीजे के साथ मौजूद हैं उनको नहीं छेड़ा जा रहा। ये कहा गया कि जिन लोगों के पास वीजा नहीं है, जिन लोगों के पास दस्तावेजात नहीं है जो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस देती है अक़वाम मुत्तहिदा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक तस्करा या कार्ड वगैरह है, जो जिनके पास वो नहीं होगा उनको 1 नवंबर को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये कोई 7-8 लाख लोग हैं, या कुछ बता रहे हैं 17 लाख के करीब लोग हैं, तो कोई इनके दरमियान तादाद है, 10 लाख से गालिबन ज्यादा है। तो ये वो लोग हैं जो गैर कानूनी तौर पे आए थे, या फिर आके उन्होंने फिर अपने वीजे एक्सटेंड नहीं करवाए और फिर मुख्तलिफ हीलों बहानों से पैसे दे के पुलिस को यहाँ पे ठहरे हुए थे। तो खुद हमारा सिस्टम भी उनको फैसिलिटेट कर रहा था, इस लिहाज से कि लोग जेब पैसे लेते हैं और इनको फिर उनसे सरफ नजर कर लेते हैं। तो एक बहुत बड़ा इकदाम है। एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि हमदर्दी बड़ी जरूरी है, लेकिन कानून की हुक्मरानी को मनवाने के लिए, उसकी अमलदारी के लिए हुकूमत पाकिस्तान को हर वो कदम करना पड़ेगा जो कि दूसरी हुकूमतें करती हैं, दूसरे ममालिक करते हैं, अपने मुल्क में रूल ऑफ लॉ को कायम रखने के लिए, क्योंकि रियासतें रूल ऑफ लॉ से चलती हैं, हमदर्दी से नहीं। बिल्कुल, और ये बड़ा अच्छा स्टेप है कि जो लिया गया, और वाकई अब देखते हैं इस हवाले से क्या होता है। लेकिन जब लॉ की सर बात करते हैं तो वाकई लगता है शायद पाकिस्तान के अंदर एक सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई इस वक्त रूल ऑफ लॉ है या नहीं। ये सवाल आपके सामने छोड़ते अपने मौजूद मेहमानों को बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, इम्तियाज गुल साहब, सिंधु साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।